हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गर्ग आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, अर्थात बुद्धि का मापन। कहने का मतलब है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि बुद्धि को कैसे मापा जा सकता है। बुद्धि के मापन के विषय में समय समय पर मनोवैज्ञानिकों में मतभेद रहा है, लेकिन इस विषय में 1905 में, ध्यान दीजिएगा, सन विशेष रूप से आपको याद रखना है 1905। 1905 में सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक हुए थे अल्फ्रेड बिने। ध्यान दीजिए, अल्फ्रेड बिने। इन्होंने सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया था। अब बात आता है ये अल्फ्रेड बिने कौन थे। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे जो पहले बुद्धि परीक्षण में सफल हुए थे। इन्होंने जो पहला बुद्धि परीक्षण किया था वो प्राथमिक कक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों पर किया था। उस समय फ्रांस की सरकार ने सोचा कि पता नहीं क्यों हमारे विद्यालय के छात्र इतनी ज़्यादा मात्रा में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इन्होंने बिने महोदय से उस विषय में जानने के लिए कहा। तब इन्होंने मंदबुद्धि और कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के ऊपर अपना शोध किया। यह इनका पहला शोध था जो बुद्धि के ऊपर किया गया था। आगे चलकर इन्होंने स्वयं अपने विचारों में कुछ संशोधन किया और 1911 में, सेकंड ध्यान दीजिए, 1911 में इन्होंने फिर अपने टेस्ट को रिवाइज किया। इस तरह से सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो 1905 में अल्फ्रेड बिने के द्वारा बनाया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण था। इसके पश्चात अगर एक क्वेश्चन और आपको बहुत ध्यान रखना है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहाँ बनाई गई। फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, कब और कहाँ बनाई गई। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। 1879 में, ध्यान दीजिएगा, 1879 में किसके द्वारा बनाई गई? वुंड के द्वारा। विलियम वुंड ने सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई 1879 में। अब शब्द आता है कहाँ बनाई। इन्होंने बनाई थी ये लेबोरेटरी जर्मनी में। अब जर्मनी के साथ भी एक शब्द होता है, जर्मनी इतना बड़ा देश है तो उसमें किस शहर में बनाई, तो शहर का नाम है लिप्जिंग। तो इन्होंने जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई वो 1879 में बनाई, विलियम वुंड ने बनाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर से बुद्धि के मापन पर। तो पहला परीक्षण किया गया था 1905 में, 1905 में, जो कि अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। इसीलिए अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी माना जाता है। क्लियर है? अभी जो पहला अल्फ्रेड बिने के द्वारा बुद्धि परीक्षण बनाया गया था, थोड़ा सा इस पर नज़र डालेंगे कि ये क्या था और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात कि इसमें जो इन्होंने ये परीक्षण बनाया था, इसमें इन्होंने 30 क्वेश्चंस को सबसे पहले सेलेक्ट किया था। कितने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया था? ध्यान दीजिएगा, 30 क्वेश्चंस, 30 प्रश्नों का इन्होंने चयन किया था। और 1908 में इन्होंने इन प्रश्नों की जो संख्या थी वो 59 कर दी थी। सबसे पहले जो क्वेश्चंस लिए थे वो ओनली 30 क्वेश्चंस थे, लेकिन 1908 में इसे इन्होंने संशोधित किया और उस समय प्रश्नों की संख्या कर दी गई 59। ये जो भी इन्होंने परीक्षण बनाया था, अब प्रश्न आता है किस क्लास के बच्चे के लिए। एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हर पॉइंट से क्वेश्चन बन रहा है। पहला परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, कितने प्रश्न थे, कब उसको संशोधित किया गया, इट मीन्स उसमें अमेंडमेंट किया गया। अब बात आती है ये जो परीक्षण बनाया गया था ये कितनी वर्ष की एज के लिए बनाया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर 3 to 13 ईयर्स एज ग्रुप। कि जो परीक्षण तैयार किया गया था वो किया गया था 3 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए। तो अभी तक जो हमने इनके बारे में पढ़ा था उस पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। 1905 पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने,
उसके बाद इसमें इन्होंने संशोधन किया 1908 में, और इसके बाद जो 1908 में आया था वो उसका रिवाइज्ड एडिशन आया था, ठीक है, जिसमें 59 क्वेश्चंस थे। और उसके बाद 1911 में इसको अमेंडमेंट किया गया, इसमें संशोधन किया गया। एंड दिस टेस्ट वाज प्रिपेयर्ड फॉर 3 to 13 ईयर्स ऑफ चाइल्ड। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एक शब्द आता है इसी में आगे, जब हम इतिहास में हम बात कर रहे थे, इतिहास हमारा यहीं से शुरू होता है बुद्धि परीक्षण का। एक शब्द आता है बुद्धि परीक्षण के साथ, मानसिक आयु, मेंटल एज। व्हाट इज मेंटल एज? क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंटल एज, और हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, अर्थात मानसिक आयु का जो प्रत्यय था वो किसके द्वारा दिया गया। एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंटल एज, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, एंड इट वाज गिवन बाय आल्सो बिनेट। यह भी बिने के द्वारा दिया गया। स्पेलिंग है इनके नाम की BINET, टी इज अ साइलेंट। तो बिने ने ही पहली बार सबसे पहले मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज शब्द को प्रयोग किया था। इन्होंने कहा जिस आयु के लिए अपेक्षित मानसिक कार्यों को कोई बालक सफलतापूर्वक कर लेता है तो वह उसकी मानसिक आयु उतने ही वर्ष कही जा सकती है। अब इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, जिस आयु के लिए अपेक्षित मानसिक कार्यों को, जिस आयु, मान लीजिए किसी बच्चे की आयु है 10 वर्ष, तो उसके लिए अपेक्षित मानसिक कार्य 10 वर्ष के ही होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो अपेक्षित कार्य, मानसिक कार्य, जो एक्सपेक्टेड मेंटल एक्टिविटीज 12 ईयर्स के बच्चे की कर लेता है, his original age is, real age is 10 years, and he can solve the problems of 12 years age child. It means उसकी mental age will be called 12 years. उसकी मानसिक आयु को 12 वर्ष कहा जा सकता है। फिर से ध्यान दीजिए, यदि किसी आयु के लिए अपेक्षित मानसिक कार्यों को कोई बालक सफलतापूर्वक कर लेता है, जैसे बच्चा है 10 साल का, वो 10 साल के कार्यों को कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 साल है। अगर वो 12 साल या 14 साल के बच्चों के कार्यों को करता है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है लेकिन कार्य कर रहा है वो 12 वर्ष का, तो मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। अगर वो 14 वर्ष तक के बच्चे के अनुसार कार्य कर सकता है तो उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष होगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए वो 8 वर्ष तक की आयु के ही कार्य केवल कर सकता है तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष होगी, जबकि वास्तविक आयु 10 वर्ष है, अर्थात वह अपनी आयु के बच्चों से पिछड़ा हो जाएगा। अधिक अच्छा कार्य करेगा तो अपनी आयु के बच्चों से अधिक उत्तम हो जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर इन्होंने कहा था कि मानसिक आयु के वास्तविक आयु से अधिक होने पर ही हम बच्चे को तीव्र बुद्धि या कम बुद्धि बालक कह पाते हैं। कहने का तात्पर्य फिर से वही है, मैं 10 वर्ष के बच्चे का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत ये इजी है। अगर बच्चा 10 वर्ष का है और ही इज एबल टू वर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ 12 ईयर्स चाइल्ड, then it means to say that he has high IQ, उसकी बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा है। अभी शब्द आया IQ, इस शब्द को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इस पर पूरा हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बच्चा 10 वर्ष का 8 वर्ष तक के बच्चे का कार्य कर पाता है तो हम उसकी मानसिक आयु कम कहेंगे और उसको मंदबुद्धि बालक कहा जाएगा। आगे चलते हैं। 1911 में जब बिने की डेथ हो गई थी, इसके पश्चात अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ध्यान दीजिए यूनिवर्सिटी का नाम, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टर्मन TERMAN और उनके सहयोगियों ने 1916 में, इसके पश्चात 1937 में एंड 1967 में, 1916, 1937 एंड 1967 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षणों के नाम से इनका एक नया टेस्ट
तैयार किया। टेस्ट का नाम था स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। इसी के साथ साथ 1912 में भारत में भी, इस लाइन को बहुत ध्यान दीजिएगा, 1912 में भारत में पहली बार C.H. राइस, ध्यान दीजिए, C.H. राइस ने पहली बार भारत के लिए बिने परीक्षण का भारतीयों के हिसाब से अनुकूलन किया। इट मीन्स टू से बिने परीक्षण का भारत में सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो C.H. राइस ने किया था और 1912 में किया था, 1912 में किया था। इसके पश्चात 1939 में, कुछ सन है ये आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा होगा अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि जो मैं आपको ईयर्स बता रही हूँ इन पर क्वेश्चन बनते हैं और इस ज़्यादातर एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं। 1939 में वेस्टलर ने शाब्दिक और अशाब्दिक, अब शब्द आ गया वर्बल एंड नॉन वर्बल, प्रश्नों का एक इंटेलिजेंस टेस्ट तैयार किया। अभी तक जो टेस्ट तैयार किया था दैट वाज द वर्बल, नॉन वर्बल टेस्ट। अब जो तैयार किए थे वर्बल टेस्ट भी हो रहे थे, नॉन वर्बल टेस्ट भी हो रहे थे। इस तरह से धीरे धीरे बुद्धि परीक्षणों ने गति पकड़ ली और इस क्षेत्र में नए नए मनोवैज्ञानिकों ने नए नए तरीके से बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण बनाने शुरू कर दिए। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं, ये था एक थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस का मेजरमेंट कब और कैसे प्रारंभ हुआ। इसका छोटा सा एक इतिहास था जिस पे हमने नज़र डाली। इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए थे उनको फिर से रिपीट करती हूँ। बिने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया, फ्रांस के थे, और ये परीक्षण कक्षा में फेल होने वाले या मंदबुद्धि बालकों का पता लगाने के लिए किया गया था। इसका रिवाइज्ड की 1908 में आई और इसका अमेंडेड की 1911 में आई। एंड बिने वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म ऑफ मेंटल एज। सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग बिने के द्वारा ही किया गया था। अब जो मैंने आपको एक शब्द बीच में यूज किया था वो था बुद्धि लब्धि। अभी जो बुद्धि लब्धि शब्द है, हाँ, ये जो बुद्धि लब्धि शब्द है ये कहाँ से आया? इन्होंने कहा जो बुद्धि लब्धि शब्द है ये वास्तव में बुद्धि को एक तरह से मापने का तरीका है। मानसिक आयु वास्तव में बुद्धि या मानसिक विकास की स्थिति का कोई एक निरपेक्ष मान ना होकर सापेक्ष मान है, एक रिलेटिव वैल्यू है। समझ में आ रहा है? जो आपकी मेंटल एज है दैट इज अ रिलेटिव वैल्यू, जबकि मानसिक आयु की सहायता से बुद्धि के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को वास्तविक आयु की भी आवश्यकता पड़ती है। अब बात आता है बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया। इसके लिए स्टर्न और कुहलमान नाम ध्यान दीजिएगा। स्टर्न एंड कुहलमान का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने 1912 में बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया। ध्यान दीजिएगा, ही सजेस्ट टू यूज द वर्ड ऑफ IQ। सबसे पहले किसने सुझाव दिया? स्टर्न एंड कुहलमान ने। लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग 1916 में, किसका? IQ का जो रियल यूज था 1916 में टर्मन के द्वारा किया गया। ठीक है, सही ढंग से जो इसका प्रयोग था वो बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण के पश्चात ही टर्मन के द्वारा प्रचलित हो सका 1916। फिर से शब्दों को ध्यान दीजिए, इसमें आपको विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है बुद्धि लब्धि का प्रयोग कब। फ्रेंड्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मेंटल एज कॉन्सेप्ट गिवन बाय बिनेट 1905। बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वेशेंट concept given by Stern and Kuhlman 1912 and the word used by Terman in 1916.
1916 में सबसे पहले टर्मन ने बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण के बाद इस शब्द का सही ढंग से प्रयोग शुरू किया। इस तरह से हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट क्वोशिएंट व्यक्तियों के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करने वाला एक निरपेक्ष मान है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो भी जिसकी सहायता से बालक के तीव्र बुद्धि यानी कि गिफ्टेड या हाई आईक्यू, सामान्य और मंद बुद्धि होने का पता चलता है। फिर से ध्यान दीजिए, बुद्धि लब्धि के माध्यम से किसी बालक के तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि होने का पता चलता है। अब बात आती है कि आईक्यू हम निकालते कैसे हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट निकालते कैसे हैं। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं सिर्फ ऑडियो में, ब्लैक बोर्ड है नहीं, आप सिर्फ सुन रहे हैं, चाहे आप बैठे हुए सुन रहे हैं, कार्य करते हुए सुन रहे हैं, तो हमें सुनते सुनते ही इस फॉर्मूले को निकालना भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर चीज़ लिखी हुई आएगी तभी हम उस चीज़ को सीख पाएंगे और उस चीज़ को याद कर पाएंगे। नहीं, हमें अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हम सुनी हुई चीज़ों को भी अच्छे से समझ सकें। साथ में अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं तो इस फॉर्मूले को मैं आपको अभी लिखवा रही हूँ बिल्कुल, और आपको बिल्कुल एट ए टाइम याद हो जाएगा। देखिए आईक्यू निकालने का तरीका, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इज इक्वल टू बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब कैसे निकालेंगे? अगर आपने ये लिख लिया अपने साथ कॉपी में तो अब देखिए इसे निकालना कितना इजी है। आईक्यू बराबर, आईक्यू हमें निकालनी है किसी बच्चे की, तो हमने कहा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, अर्थात बच्चे की वास्तविक आयु है आपकी, वही रिपीट करूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 10 वर्ष है, लेकिन कार्य वो कर रहा है 12 वर्ष के बच्चे का, तो 12 अपॉन 10 इंटू 100। तो 12 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो कितना आया? 12 गुणा 100 अर्थात 1200, और उस 1200 को हमने डिवाइड कर दिया कितने से? 10 से। 10 से उसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना निकल कर आया? 120। वेरी गुड, 120। इट मीन्स उस बच्चे का जो आईक्यू होगा, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होगा, बुद्धि लब्धि होगा, वो होगा 120। अब हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन फिर से एक खड़ा हो गया कि 120 बुद्धि लब्धि आई, हमें कैसे पता चलेगा अमुक बच्चे की किस श्रेणी का है, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? हम नॉर्मल में रखेंगे, जीनियस में रखेंगे, या मेंटली रिटार्डेड में रखेंगे, डल में रखेंगे, किस में रखेंगे? इसको जानने के लिए हमें एक टेबल हेल्प करेगी और वो टेबल है टर्मन की। टर्मन ने इसके लिए हमारे पास एक टेबल बनाई थी। उस टेबल के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि अमुक आईक्यू वाला बच्चा किस कैटेगरी में आता है। इसके लिए इन्होंने, टर्मन ने जो आईक्यू की टेबल का क्लासिफिकेशन किया, आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तभी आपको ये क्लासिफिकेशन हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। बस आपको एक बार लिखना है और फिर उसे अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। इन्होंने क्या किया था? एक बैल के शेप का डिज़ाइन बनाया था, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। हम सिंपल सी बात करते हैं, हमें बात करनी है आईक्यू की, और ये आईक्यू की जो टेबल है, इसका जो क्लासिफिकेशन था वो किसने किया था? टर्मन ने किया था। और कैसे किया था? इसे सबसे पहले आप डिवाइड कर लीजिए 9 पॉइंट्स में। आप अपने पेज पर लाइंस खींचिए। सबसे पहले में डालिए सीरियल नंबर, सेकंड में डालिए लिमिटेशन ऑफ आईक्यू, बुद्धि लब्धि की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ आईक्यू, बुद्धि लब्धि की सीमाएं, देन परसेंटेज या प्रतिशत, देन कैटेगरी या वर्ग। इस तरह से हमने क्या किया? एक पेज के अंदर 4 कॉलम्स बना लिए। फर्स्ट कॉलम फॉर सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम फॉर limitation of IQ, third column of percentage and fourth column for
कैटेगरीज। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इन 9 कॉलम्स में हमें फिल क्या करना है। सीरियल नंबर में तो हम सिंपल से 1 to 9 तक सीरियल नंबर डाल देंगे। आई होप सबने डाल दिया होगा। अब आप आ जाइए नंबर 1 के आगे। नंबर 1 में हम रखते हैं जिन बच्चों की IQ 141 से अधिक होती है। कितने से अधिक होती है, ध्यान दीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए साथ के साथ। 141 से अधिक जिन बच्चों की IQ आती है, उसका जो परसेंटेज होता है वो ओनली 2% होता है। सॉरी, उनका परसेंटेज ओनली 2% होता है। और ये जो बच्चे होते हैं वो कहलाते हैं जीनियस। कैसे कहलाते हैं? जीनियस, अर्थात प्रतिभाशाली बच्चे। बहुत कम होते हैं हमारी क्लास में, मुश्किल से 1 या 2 बच्चा ही जीनियस होता है। और अगर हम वर्ल्ड में इसका रेशियो देखें तो ओनली 2% इसका रेशियो आता है जिनकी IQ मोर देन 141 से होती है। सेकंड कैटेगरी में आ जाइए आप, सेकंड सीरियल नंबर पर आ जाइए। अब हमें IQ डालनी है 141 से नीचे, अर्थात 121 से लेकर 140 तक की IQ। हमने सेकंड IQ डाली 121 से लेकर 140 तक की IQ। ये जो हमारा परसेंटेज होता है ये लगभग होता है 7%। कितना परसेंट होता है? ओनली 7%। आपके जीनियस से ज़्यादा परसेंटेज हो गया, और इसको हम बोलते हैं सुपीरियर। इस तरह की जिनकी IQ होती है उनकी IQ को हम सुपीरियर बोलते हैं। इस तरह के बच्चों को हम प्रखर बुद्धि बालक भी बोलते हैं। ये टेबल में आपको चाहती तो पिक्चर भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप खुद से लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। और हर पॉइंट का क्वेश्चन बनता है। जैसे 140 से अधिक IQ वाले बच्चे को हम किस श्रेणी में रखेंगे, या दूसरा इसी क्वेश्चन को हम कह सकते हैं जीनियस बच्चे की IQ कितनी होती है। इसी तरह से हमने कहा सुपीरियर बच्चे की IQ कितनी होती है। अब आप फटाफट से बोल देंगे मैम ने बोला था 121 से लेकर 140 के बीच तक की IQ वाला। अब बात आता है 121 से 140 तक के IQ वाले बच्चे किस कैटेगरी में रखते हैं। आप तुरंत से बोल देंगे वो सुपीरियर की कैटेगरी में रखते हैं, अर्थात प्रखर बुद्धि बालक की कैटेगरी में उन्हें रखा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड नंबर पर। अब थर्ड की जो हमारी IQ है वो और कम हो जाएगी, वो हो जाएगी 111, इट मीन्स 111 से लेकर 120 तक। 111 से लेकर 120 तक के जो बच्चे होते हैं वो लगभग 16% होते हैं, 16% ये बच्चे होते हैं। और इनको हम रखते हैं तीव्र बुद्धि बालक की श्रेणी में। तीव्र बुद्धि अर्थात अबव एवरेज। ये जो बच्चे होते हैं इनकी जो आयु होती है सामान्य बच्चों से थोड़ी ज़्यादा होती है, उनसे थोड़ी तीव्र होती है, इसलिए दीज आर कॉल्ड अवर अबव एवरेज चाइल्ड। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन बनेगा आपका जैसे अभी 2 क्वेश्चन बने थे। IQ ऑफ अबव एवरेज या 111 से लेकर 120 के बीच की आयु के बच्चों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। आप फटाफट से कह देंगे, क्या कहेंगे? अबव एवरेज की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ सीरियल नंबर में हमारी जो अब IQ आ जाएगी, ये IQ आएगी जर्नल बच्चे की, एक एवरेज बच्चे की, एक सामान्य बच्चे की जिसकी बुद्धि बिल्कुल सामान्य होगी। और ये IQ होती है 91 से लेकर 110 तक। 91 से लेकर 110 तक की जो IQ वाले बच्चे होते हैं उनका परसेंटेज हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 50%। इनका जो परसेंटेज होता है वो लगभग 50% होता है। इनको हम सामान्य बुद्धि बालक बोलते हैं या एवरेज चिल्ड्रन बोलते हैं। इज इट क्लियर? एवरेज की IQ ध्यान रखेंगे तो ऊपर और नीचे की याद करनी बहुत आसान है। देखिए हम 91 से 110 की बात कर रहे हैं यानी कि, और उधर 111 से 120, 121 से 140 और 141 से अब आते हैं फिफ्थ कैटेगरी पर। फिफ्थ में हम बात करते हैं IQ हमारी आ जाती है अब 81 से लेकर 90 तक। ये भी हमारे 16% बच्चे हो गए 81 से लेकर 90 तक। अब बच्चा सामान्य से थोड़ा नीचे की तरफ गिरेगा, उसकी आयु को धीरे 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 घटनी शुरू हो जाएगी।
यहाँ जो बच्चा है वो कहलाता है आपका मंद बुद्धि बालक, फीबल माइंडेड। मंद बुद्धि बालक सामान्य से कम हो गई, सामान्य हमारी हो गई 91 से लेकर 1010 तक, जिसकी भी IQ होती है उसको हम कहते हैं एवरेज बच्चा है। लेकिन इससे नीचे जब IQ जानी शुरू हो जाती है दैट इज कॉल्ड फीबल माइंडेड, अर्थात मंद बुद्धि बालक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट पर जब हम पहुंचते हैं IQ हमारी और कम हो जाएगी। IQ अब कम होके पहुंच जाएगी आपकी 71 से लेकर 80 तक। 71 से लेकर 80 तक जब हम पहुंचेंगे तो हमारे जो इसके बच्चे रह जाएंगे वो रह जाएंगे ओनली 7%, और ये बच्चे कहलाते हैं हमारे अल्प बुद्धि बालक, डल। इनका जो सीखने का तरीका होता है बहुत धीमे धीमे सुस्त होता चला जाता है, डल होता है, इनके रेस्पॉन्स बहुत स्लो आते हैं, ये अच्छे से क्लास में एक्टिव नहीं रहते हैं, टीचर को इन पर स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी इंटेलिजेंस के बाद नेक्स्ट यूनिट शुरू होगी वो होगी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज़ टोटली बेस्ड ऑन दिस टेबल। क्योंकि जब आपको IQ पता होगा तो आप फटाफट से एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को पहचान सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो हम पहुंच गए थे डल तक, और डल की IQ थी हमारी 71 से लेकर 80 तक, और जिनका परसेंटेज था 7%। अब हम पहुंचते हैं 7 पॉइंट पर। हालांकि कुछ जगह इस 7 पॉइंट पर ही लास्ट कर देते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल आखिर तक एक चीज़ और इसमें विशेष है वो बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा। 7 पॉइंट पर हम पहुंचते हैं तो हमारी IQ बन जाती है 51 से लेकर 70 तक, 51 से लेकर 70 तक, 51 से लेकर 7 तक और 70 तक। और यहाँ जो बच्चे आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे 2%। ये जो बच्चे होते हैं वो होते हैं सिर्फ 2%, और इनको हम बोलते हैं मूर्ख। अब ये जो डल बच्चे, बिल्कुल जो हमारी IQ हो गई 7 पॉइंट की, यानी कि 70 से नीचे वाले IQ के बच्चे जितने भी होते हैं उनको भी हम ये कह सकते हैं मंद बुद्धि बालकों को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये तीनों बच्चे ये जो हमारे यहाँ से आ जाते हैं, यानी कि 70 से नीचे तक जितने भी बच्चे आते हैं वो हमारे मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। और हम कहते हैं मंद बुद्धि बालकों को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वी कैन डिवाइड इन दीज चिल्ड्रन इनटू 3 कैटेगरीज। इनको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मंद बुद्धि बालक के बारे में पूछ रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने कह दिया मंद बुद्धि में भी जो सामान्य बालक कैटेगरी में आता है। हो गए ना कंफ्यूज? सामान्य सुनते ही आप पहुंच जाएंगे 90 से लेकर 110 पर यहाँ मंद बुद्धि सामान्य की बात हो रही है। मंद बुद्धि में भी हमने 3 कैटेगरी करी। एक हो गया हमारा मंद बुद्धि का मूर्ख, दूसरा हमारा हो गया उससे ज़्यादा कम सा माइंड वाला, और तीसरी कैटेगरी उससे भी ज़्यादा डल, बिल्कुल जड़ बुद्धि जिसे हम बोलते हैं, इडियट जिसे हम बोलते हैं। इस तरह से हमने जो हमारी 71 से लेकर कैटेगरी थी उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 51 to 70, 26 to 50 एंड 0 to 26, यानी कि 0 से 26 तक आप देख के चलिए। हम नीचे से चलते हैं, हम 9 पॉइंट से चलते हैं, 0 से 26, 26 से 50 और 51 से 70। हमारी 3 कैटेगरियाँ, ये जो तीनों कैटेगरियाँ हमारी डल से नीचे आती हैं, यानी कि अल्प बुद्धि से नीचे आती हैं। और यहाँ तक जो 2% बच्चे हैं, यहाँ हमारे 70 से नीचे तक के जो 2% बच्चे हैं, इन 2% बच्चों को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 3 कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। दीज आर मोरोन, एम्बिसाइल एंड इडियट। इसी सीरियल से आपको ये याद करना है। मोरोन यानी कि मूर्ख, जिसको हम मंद बुद्धि में सबसे ऊपर श्रेणी पर रखते हैं, 51 से 70 तक, 51 to 70। सेकंड हम मंद का बात करते हैं मूढ़ बुद्धि यानी कि एम्बिसाइल, इसे हम 26 से 50 की कैटेगरी में रखेंगे। और लास्ट वन इज अ जड़ बुद्धि, इडियट, जो बिल्कुल अपने काम खुद नहीं कर सकता, पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड होता है, वो हमारा हो जाता है 0 से लेकर 26 तक। ये कुछ काम खुद नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे एम्बिसाइल होते हैं, मूढ़ बुद्धि होते हैं, उन्हें हम थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर उनको उनके काम के लिए तैयार कर सकते हैं। और इससे ऊपर जो हमारे जड़ बुद्धि थे, मोरोन थे, उनको हम
थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देकर उनकी जीविकोपार्जन के माध्यम से थोड़ा उन्हें तैयार कर सकते हैं कि वो अपना जीविकोपार्जन सिखा करा सके, या उन्हें कोई हैंडीक्राफ्ट इत्यादि सिखाकर उन्हें थोड़ा सा उनसे काम करवाया जा सकता है। ये थी हमारी टर्मन के द्वारा दी गई बुद्धि लब्धि की एक टेबल। दिस टेबल इज गिवन बाई टर्मन ऑन इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। वी डिवाइडेड इट इनटू 9 कैटेगरीज। शुरू की सारी कैटेगरीज को आपको लर्न करना मस्ट है। इसे सिर्फ याद किया जा सकता है, समझाने का जितना भी अच्छे से हो सकता था मैंने कोशिश किया। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे अपने अंदर कहाँ सुधार करने हैं। इस तरह से टर्मन की ये जो टेबल थी आपको लर्न करने से हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, बीएड में तो रहेगा ही रहेगा, इवन देन सीटेट है आपका, यूपी टेट है आपका, इसके अलावा जो भी एजुकेशन से, टीचर से रिलेटेड सुपर टेट इत्यादि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस पर फोकस कीजिएगा। आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि आधा घंटे की क्लास हो गई है। ज़्यादा बड़ी क्लास में आप फिर कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। फिर से कह रही हूँ, क्लास लेते समय कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपको हैंड टू हैंड क्लास का लेक्चर लर्न हो जाएगा और वो आपको हमेशा तक काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।